साथियों, जैसा कि आपको सब मालूम है कितना भयानक समय चल रहा है। लॉकडाउन तीसरा चल रहा है। साथियों, बीमारी के बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, सबको अच्छी तरह मालूम हो चुका है और सबको अच्छी तरह मालूम है कि कितनी भयंकर और भयावह स्थिति होती जा रही है। मैं एक बात करना चाहता हूं कि जब पहला लॉकडाउन हुआ, दिल्ली की जनता ने स्थानीय सरकार को पूरा साथ दिया, क्योंकि सभी लोग उम्मीद अनुसार मुख्यमंत्री केजरीवाल से उम्मीद करते थे। उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से और जिस प्रकार से उसको दिल्ली की जनता ने भरपूर समर्थन दिया और लोगों को उम्मीद थी कि वो अपनी काबिलियत के हिसाब से एक अच्छा मैनेजमेंट कर पाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल ने, शुरू में आपने देखा होगा पहला जो लॉकडाउन हुआ उसमें दिल्ली वासियों ने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। दूसरे लॉकडाउन में भी पूरा साथ दिया, लेकिन दूसरे लॉकडाउन के और पहला लॉकडाउन जब हुआ तो केजरीवाल जी ने जोर दिया दूसरे लॉकडाउन के लिए और कहा कि इस बीमारी से लड़ने के लिए हमें सख्ती से लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा। और लोग तहे दिल से केजरीवाल के साथ रहे। पार्टी पॉलिटिक्स से उठकर सभी ने इस चीज़ को आगे बढ़ाया, क्योंकि ये केवल आर्थिक लड़ाई नहीं है, ये जान बचाने की लड़ाई है, ये जिंदगियां बचाने की लड़ाई है। लेकिन साथियों, एक दिन एक इंटरव्यू में उप मुख्यमंत्री सिसोदिया जी ने अपनी मंशा जाहिर कर दी। टीवी के ऊपर कहा कि हमारे पास टैक्स नहीं आ रहे हैं। साथियों, केजरीवाल जी जब अपनी पार्टी बना के लाए थे तो उनको इलेक्शन जिताने के लिए मालूम नहीं, जब वो कुछ भी नहीं थे, उनकी पार्टी के पास कोई फंड भी नहीं था, तो मालूम नहीं कहाँ से उनको फंड मिल गया था इलेक्शन जीतने के लिए। और इस महामारी में अगर केजरीवाल जी ईमानदारी से इस लड़ाई को लड़ते और कोशिश करते, चाहे वो लॉकडाउन कितना भी बढ़ जाता, दिल्ली की जनता उनका पूरा साथ देती। लेकिन जब सिसोदिया जी ने ये कहा कि हमारी सरकार के पास टैक्स नहीं आ रहा, तो कुछ लोगों को, समझदार लोगों को, राजनीतिज्ञों को इतना समझ आ गया कि ये लोग किसी ना किसी बहाने से केंद्र से कोई ना कोई पैकेज चाहते हैं। अब हमें मालूम नहीं क्या कारण है, केंद्र से पैकेज मिला या नहीं मिला, लेकिन केजरीवाल जी केंद्र के साथ सुर मिला रहे थे इस उम्मीद के ऊपर कि केंद्र से लॉकडाउन लगाएंगे और केंद्र से कोई बहुत बड़ा पैकेज प्राप्त कर लेंगे। अब सारा देश है, इस देश के लिए केंद्र को सब जगह कुछ ना कुछ पहुंचाना है। जो भी इनका हिस्सा रहा होगा या नहीं रहा होगा, वो जरूर मिला होगा। साथियों, अब तीसरे लॉकडाउन के अंदर वही केजरीवाल जो कहते थे कि सख्ती से लॉकडाउन करेंगे, जान बचानी है, अब उन्होंने पैसा बचाने की कार्रवाई शुरू कर दी और ठेके खोल के जो बची हुई दिल्ली थी, पहले जिन्हीं कारणों से
पहले किन्हीं कारणों से जो कोरोना फैला, लेकिन दिल्ली एक टफ फाइट दे रहा था कोरोना को। आपने शराब की दुकानें खोल के दिल्ली की जनता को एक ऐसी महामारी के महाकाल के मुंह में धकेल दिया जिसका बचाव करना मुश्किल है। आप ये सोचिए कि अगर आप शराब बेच के दिल्ली को बचा लोगे, शराब बेच के दिल्ली को बचा लोगे, क्या वो कितने महीने तक लड़ाई चलेगी? लड़ाई तो लंबी है, जो कि आपको अच्छी तरह मालूम था, जनता को नहीं मालूम होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपको तो केजरीवाल जी सब कुछ मालूम था कि ये लड़ाई कितनी देर जाने वाली है। आप एक आईएएस क्वालिफाइड व्यक्ति हैं, आपसे उम्मीद की जा रही थी कि आप फंड्स की मैनेजमेंट दूरदर्शिता के साथ करेंगे। हाँ, पैसा रख के लड़ाई लड़ना, पैसे के साथ लड़ाई लड़ना तो बहुत आसान बात है। कम पैसे के साथ लड़ाई लड़ना एक आदमी की काबिलियत को देखा जाता है। लेकिन आपने तीसरा लॉकडाउन होते होते ही हथियार फेंक दिए और जनता को महाकाल के मुंह में धकेल दिया, और ऐसी जगह धकेल दिया जिससे अब वापस आना बहुत मुश्किल है। अभी एम्स के निर्देशक जी ने, गुलेरिया जी ने बता दिया कि जून में भयावह स्थिति होने वाली है। तो केजरीवाल जी, इस वक्त क्या केवल पैसा कमाना ही जरूरी है या देश की जनता का, दिल्ली की जनता की जान बचाना जरूरी है? आपको चाहिए था आप शुरू से ऐसे पैमाने, ऐसे तरीके की नीति तैयार करते जिससे आने वाली लड़ाई, लंबी लड़ाई, आर्थिक तौर पे भी हम तरीके से लड़ लेते। आप केंद्र के साथ ये बातें कर रहे हैं कि हमारे को ग्रीन जोन में कर दो, ऑरेंज जोन में कर दो, रेड जोन के हॉटस्पॉट आप खत्म कर रहे हो। लेकिन आप पिछले कुछ दिनों से नए हॉटस्पॉट जो बन रहे हैं, रोज 400-500 संक्रमित रोगी आ रहे हैं, आप उनके बारे में कोई लोगों को नहीं बता रहे। आप केवल ये बता रहे हो कि इतने मरीज ठीक हो गए, घर चले गए, इतने मरीज केवल हमारे कम मरे। ये तो अब असलियत आ जाएगी। अभी टीवी के अंदर आपको निर्देश जारी किया है कि आपके हर अस्पताल में नोडल ऑफिसर बैठेंगे, जो ओरिजिनल मौतें हो रही हैं उनका आपको ब्यौरा देना पड़ेगा। अगर सरकार ब्यौरा नहीं देगी तो आपको रिटर्न एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। ये क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ? आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी जरूर छोड़ी होगी। बात आप करते हैं 72 लाख को आप खाना दे रहे हैं, 72 लाख को पैसा दे रहे हैं। कौन सा खाना? आप चैलेंज के साथ बताइए। 1 लाख आदमियों को खाना देने के लिए आपके पास सिस्टम नहीं है। जो लोगों को शुरू में आपने 2-2 बार खाना खिलाया, वो बासी खिचड़ी खा के वो बीमार होने लग गए। इसलिए जिन लोगों से वोट लेके आप जीतना चाहते हैं, दोबारा फिर वही आप ओछी राजनीति कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि ये जो पलायन करके मजदूर जा रहे हैं वो दिल्ली से ना जाएं। आप कोई ना कोई प्रलोभन दे के इनको रोकना चाहते थे। आप अब यहाँ पर उद्योग धंधे, आप मार्केट खोल के ये दिखाना चाहते हैं कि अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं। अब ये बताइए, जब समाज को सबको मालूम हो चुका है कि ये लंबी लड़ाई चलनी है और खतरा दर बदर बढ़ता जा रहा है, 1-1 मिनट का खतरा है, घर से निकलते ही पाँव के साथ भी, जूतों के साथ भी कोरोना फैल रहा है। जब घर से बंदा निकल रहा है तो एक बार निकलेगा, कपड़े डाल के जाएगा, वापस आपको उस कपड़े अगर लेके घर में घुसता है तो उसमें भी उसकी परिवार का और उसका अपना रिस्क है। तो ऐसे में कौन सी दुकान आपकी चलेगी? कौन सी दुकानें खोलना चाहते हो आप? आप ये बताओ, भवन निर्माण आप शुरू करोगे, कौन सा भवन इस टाइम बढ़ाएगा? जब जीने का मरने का लोगों को पता नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि कल को क्या होना है। कौन सा ऐसा भवन निर्माण शुरू होगा जिसमें आपकी लेबर को काम मिलेगा?
आप सरकारी फंड के साथ जो भी निर्माण कर सकते हैं, तो आपके पास तो तनख्वाह के लिए पैसा नहीं, तो कौन सी ऐसी बिल्डिंग का काम शुरू करेंगे जिससे आप बिल्डिंग को बनवा सकेंगे। केजरीवाल जी, जनता को गुमराह मत करो, अभी भी समय है इस वक्त को संभालने का। आप यदि सही मायने में चाहते, संक्रमण को रोकना चाहते, तो मंडियों में संक्रमण फैलने से पहले ही दिल्ली के 27 एंट्री पॉइंट हैं। आप चाहते तो मंडियों को 27 की जगह 54 मंडियां बना देते और एक एक डीएम के हवाले कर देते, और ये सोच लेते कि हमें कोई भी टैक्स नहीं चाहिए। लेकिन मंडियों से टैक्स लेने के लिए आपने मंडियों में संक्रमण को फैलने दिया। जब आज़ादपुर मंडी में संक्रमण फैल गया तो आपने फिर क्या किया, वहाँ पर 1-2 दुकानें क्वारंटीन में कर दी या सील कर दी। उसके बाद फिर वहाँ पर 12-14 फैल गए तो आपको मंडी बंद कर दी पड़ी। अगर आपकी मंशा होती, क्योंकि आपसे उम्मीद की जाती थी आपको, जबकि आज की डेट में नेटवर्किंग इतना बड़ा मजबूत सिस्टम है, आप बहुत आसानी से वहाँ पर 27 के 27 पॉइंट्स के ऊपर, एंट्री पॉइंट्स के ऊपर मैनेज कर सकते थे। आज भी समय है, मैनेज कर सकते हो। 27 पॉइंट्स के ऊपर आप मंडियों को एक एक पॉइंट के ऊपर 2-2 मंडियाँ अलग अलग करवा सकते हो। जो भी सिस्टम है आप वहाँ पर 4-4, 5-5 बंदे बिठा के वहाँ पर एंट्रियों के ऊपर टेम्पो जो भी आता है उसको डिवाइड कर सकते हो, उनको निर्देश जारी करवा सकते हो। केवल आपकी मंशा के ऊपर है। आपको टैक्स चाहिए, आपको जहाँ से टैक्स मिलेगा वहाँ पे आपका दिमाग चलेगा। जहाँ पे आपको कहीं कुछ नहीं मिलना, जहाँ लड़ाई के लिए निस्वार्थ भाव से लड़ाई लड़नी है। आज केजरीवाल जी, आप आने वाले समय को ये मत सोचो कि हाँ जी मजदूर नहीं जाएंगे, मजदूर यहाँ रुक जाएंगे, उनको आप 5,000 दे दोगे, आप उनको खाना दे दोगे तो आपको वो वोट दे देंगे। आने वाला समय किसने देखा है? हाँ, अगर आप सच्ची लड़ाई बिल्कुल लड़ते और सोच लेते कि जैसे आपने अपनी नौकरी छोड़ी थी, आप ये भी सोच लेते कि मेरा मुख्यमंत्री पद चला जाए, मैं इस दिल्ली की लड़ाई को जीतूंगा, तो जनता आपके साथ रहती। लेकिन आपने केवल पैसे के लिए दिल्ली में, आप पैसा किस लिए इकट्ठा करना चाहते हो ये बताओ। दिल्ली सरकार के पास पुलिस नहीं है, पुलिस की तनख्वाह केंद्र देती है। आपको हॉस्पिटल की तनख्वाह चाहिए, आपको कारपोरेशन को आपने कोई भी ऐसी वो नहीं दी। हम नहीं चाहते इस पॉलिटिक्स में, ना ही मेरा कोई मकसद है पॉलिटिक्स के बारे में। मेरा तो एक आपको सुझाव देना है कि आप कई फ्रंट्स के ऊपर अभी भी समय है, आपको अच्छी सी सोच के साथ ये दिल्ली को बचाने के लिए अपने सही प्रयास करने चाहिए, ना कि केवल पैसा इकट्ठा करने के लिए, ना कि अपनी तनख्वाहें। आप तनख्वाह देने के लिए बात करते हो, आपके पास 40 दिन के अंदर पैसा नहीं आया तो आपने बोल दिया हमारे पास तनख्वाह बांटने के लिए पैसा नहीं। आप ये नहीं सोचते दिल्ली के अंदर जो टैक्स पेयर जनता है, मिडिल क्लास के लोग हैं, उनका पैसा कहाँ से आएगा, वो तनख्वाह कहाँ से देंगे। आपने उनको कह दिया कि किराया मत लो, आपने कह दिया कि तनख्वाह अपने वर्करों को दे दो। आप बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ हैं कि आप पब्लिक को तो कह रहे हो कि आप ये मत करो, वो मत करो, तो आपके विधायक, आपके जो कर्मचारी हैं, आप उनसे भी तनख्वाह के बारे में बात कर सकते हो। मैं किसी के बारे में ये नहीं कहता, लेकिन मैं समझता हूँ कि दिल्ली के अंदर जिनके पास नौकरियां हैं वो ज़्यादातर मियाँ बीबी कमाते हैं, उनके 4-4 बच्चे भी कमाते हैं। जिसके पास नहीं है तो उसके पास कुछ भी नहीं है। दिल्ली की व्यवस्था ऐसी है। और जिनके पास 4-4 नौकरियां हैं उनके पास प्रॉपर्टियां भी है और किराए भी आ रहे हैं। अगर आप जो कर्मचारी हैं उनको 50% तनख्वाह दे के भी मना लें तो 3 महीने के लिए ऐसा नहीं है कि जिसके घर में पैसा आ रहा है, क्योंकि खर्चे भी कम हुए हैं। जब घर से नहीं निकलना, गाड़ियों का खर्चा नहीं है। केंद्र ने किस्तों के बारे में 3-3 महीने के बारे, EMI के बारे में 3-3 महीने की छूट दे दी है, तो वो भी लोग एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन
आप केवल शराब बेच के पैसा इकट्ठा करके और जनता को इस महामारी के मुंह में धकेल रहे हो। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस मसले के ऊपर ईमानदारी से इस लड़ाई को लड़ने के लिए कोशिश करें। जनता भी आपके साथ है, क्योंकि अगर जनता है तो तभी राजा है, अगर प्रजा है तो राजा है, प्रजा नहीं तो राजा नहीं। इसलिए अभी समय है, इस चीज़ को समझ लीजिए और तरीके से काम कीजिए। हम लोग अपने लेवल पे, दिल्ली के वासी आपको पूरा सहयोग देंगे इस लड़ाई के लिए। इसमें कोई राजनीति नहीं, कोई किसी किस्म की वो नहीं है। आपसे निवेदन है कि इस चीज़ को समझिए और कम से कम जब तक इस बीमारी पे थोड़ा कंट्रोल नहीं होता तो ये लॉकडाउन और ये लोगों की, व्यापारियों की आंखों में धूल झोंक के आप लॉकडाउन में ढील दे के ये चाह रहे हैं कि व्यापारी आपके पास ना आ जाएं कि आप हमारी मदद करो। आपसे ये निवेदन है, आपसे ये क्वेश्चन है कि आप ये बताइए कि आप जो शॉप्स खोलना चाहते हैं, जो व्यापार की दुकानें खोलना चाहते हैं, जब जीवन मृत्यु का खेल है, सब्जी लोग खरीदने से डर रहे हैं, सब्जी से इन्फेक्शन आ रहा है, तो सब्जी बिक नहीं रही, दूसरी कौन सी दुकान ऐसी खोलेंगे आप? क्या दर्जी की दुकान, ज्वेलरी की दुकान, पार्लर चलेंगे? लोग दुकानें खोलेंगे, लोग अपनी जान बचाएंगे, या वहाँ पर नाई के पास आके या पार्लर में जाके या दर्जी के पास कपड़े सिलवाएंगे? धन्यवाद।